नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप सबके बीच पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट कतई जहर सीरीज को यहां पर ज्वाइन किए हुए हैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस क्लास को रेगुलर लेते रहेंगे तो आपके जीके जिसमें बहुत अधिक इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बस आपको आपके दिन में से सुबह 10 बजे का समय निकालना है और इस क्लास को ज्वाइन करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे जीके जीएस की शानदार सी क्लास आती है। अगर आपने इसकी पहले की पूरी 6 क्लास नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी कि इस वीडियो की प्लेलिस्ट जाकर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी क्लास को देख लीजिए। उसके बाद 7वीं क्लास को देखिए। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज का हमारा पहला और पूरी सीरीज का 61वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है। इंडोर स्टेडियम दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम। जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है दिल्ली में इंडोर गेम के लिए, वो भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करके चलेंगे, क्योंकि परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लिया है। दोस्तों, आपकी जो तैयारी है उसको और बेहतर करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक दी हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को द वॉल के उपनाम से जाना जाता है। द वॉल के उपनाम से आपके राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को द वॉल के उपनाम से जाना जाता है। बंगाल टाइगर किसे कहते हैं दोस्तों? बंगाल टाइगर के नाम से किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो बंगाल टाइगर के नाम से आपके सौरव गांगुली को जाना जाता है। किसको? सौरव गांगुली को। और सौरव गांगुली गांगुली को आपके बंगाल टाइगर के उपनाम से जानते हैं। और सौरव गांगुली इसी में बीसीसीआई के चेयरमैन हैं। आप सभी जानते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। समझ रहे हैं ना? इसका फुल फॉर्म भी याद करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे जो है दोस्तों, यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर जी की है। सचिन तेंदुलकर जी की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करके जानिएगा। और वान्ना वान्ना बोंटा वान्ना बोंटा की पुस्तक है आपके उड़ान। इस बात को नोट करके चलेंगे, परीक्षा में कई बार पूछ लेती है कि वान्ना बोंटा पुस्तक किसने लिखी आपके, मतलब कि उड़ान पुस्तक किसने लिखी है? तो उड़ान पुस्तक लिखी है आपके वान्ना बोंटा ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों आपके एक खुशवंत सिंह की पुस्तक है, परीक्षा में कई बार पूछ ली गई है, खुशवंत सिंह की। और इस पुस्तक का नाम है इंदिरा गांधी रिटर्न्स। इंदिरा गांधी रिटर्न्स। ठीक है, परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया, इसलिए याद करके चलेंगे कि वान्ना बोंटा ने उड़ान और खुशवंत सिंह ने इंदिरा गांधी रिटर्न्स पुस्तक लिखी है। और सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट वाई में तो माई वे। तो यहाँ से दोस्तों पुस्तक से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आपको जितनी भी सीरीज आती है, जितनी भी आपके जो भी आपकी जितनी भी क्लास आती है, सब मैं आपकी पुस्तक में आपको कराता हूँ। देखिए इसके बाद कि बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 1831 में हुआ था दोस्तों। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के इलाके में हुआ था ये। तो बहावी आंदोलन 1831 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था आपके सैयद अहमद तूती मीर ने। किसने? आपके सैयद अहमद तूती मीर ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बात को नोट करके चलेंगे। आगे बात करते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे आप जानते हैं, और इसके समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। दोस्तों, भी ये क्वेश्चन एनटीपीसी में हाल ही में पूछा गया था, तो हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में भी घुमा दे, तो इस बात को नोट करके चलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि तीनों गोल में सम्मेलन में जाने वाले भारतीय कौन थे, तो केवल एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने आपके तीनों गोल में सम्मेलन को अटेंड किया, वो थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर की बात आई तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति, अगर आप इसका नाम पहली बार सुन रहे हैं तो जान लीजिए कि जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, तो भारत संविधान का जो ड्राफ्ट बना था किस प्रकार का संविधान रहेगा, तो उस ड्राफ्ट का निर्माण किया था आपके प्रारूप समिति ने। तो उसी प्रारूप समिति के आपके अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। इस बात को नोट करके चलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि
डॉक्टर अंबेडकर जो जी हैं, भीमराव अंबेडकर जी, इनकी जयंती कब मनाई जाती है? तो इनकी जयंती कब मनाई जाती है, इस बात का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके बी आर अम्बेडकर हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और दोस्तों प्रारूप समिति ने आपके ड्राफ्ट तैयार किया था, और आर्टिकल 32 को ये भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा भू आवेष्टित, जिसे आप कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं ना, तो उसको हिंदी में कहते हैं कि सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है। भू आवेष्टित का दोस्तों ये बनता है कि एक ऐसा देश होगा जिसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जैसे जो सीमाएं हैं वो आपकी किसी भी तरफ से जल से ना लग रही होंगी। जैसे देखिए भारत की सीमा की जब बात करते हैं तो भारत की सीमा यहाँ पर जब आपके इस तरफ आते हैं, आप गुजरात वाले इलाके में, इधर गोवा महाराष्ट्र इधर इलाके में आप केरल वगैरह में आते हैं, तो इस तरफ ये अरब सागर से और इसके इस तरफ ये बंगाल खाड़ी से लगता है, मतलब कि जल से लगा हुआ है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी सीमा बिल्कुल भी आपकी किससे नहीं लगी है, बिल्कुल भी आपके जल से नहीं लगी, वो चारों तरफ से स्थल से घिरे हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल हमारे यहाँ पर पाया जाता है, और एक तरफ वो आपके किससे, एक तरफ वो चीन से और एक तरफ वो भारत से घिरा हुआ है, समझ रहे हैं ना, और इस तरफ भूटान से, तो इस तरफ भूटान से और इस तरफ भी उसके भारत ही है। तो नेपाल के इस तरफ भी भारत, इस तरफ भी भारत, इस तरफ चीन और इस तरफ नेपाल है, और किसी भी तरफ से यह जल से नहीं गिरा है, तो यह भू आवेष्टित देश है। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश आपका कजाकिस्तान हो जाता है। कजाकिस्तान हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, मतलब यहाँ की राजधानी क्या है, इस बात का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में बाड़ा लाचा दर्रा है? भारत के किस राज्य में बाड़ा लाचा दर्रा है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का आप जानते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में दो और दर्रे हैं जो पूछे जाते हैं, एक तो होता है आपके शिवकिला दर्रा, जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, शिवकिला दर्रा, और यहाँ से आपके सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सतलज नदी किस दर्रे के साथ भारत में प्रवेश करती है, तो शिवकिला दर्रा कहाँ पर है, तो आपके हिमाचल प्रदेश में। और दूसरों यहाँ पर दूसरा है आपके रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा का ही नाम बदल के अटल सुरंग रख दिया गया है ना, जानते हैं ना, तो वही आपके रोहतांग दर्रा की बात करते हैं। और एक है दोस्तों आपकी बाड़ा लाचा दर्रा। तो ये तीन दर्रे आपके इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में, शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, तो इसके प्रेजेंट टाइम के आपके इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है आपके शिमला। क्या है आपकी राजधानी इसकी शिमला हो जाती है, आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम के सीएम हो जाते हैं जयराम ठाकुर। कौन हो जाते हैं? जयराम ठाकुर। इतनी बातें नोट करके चलेंगे, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक आपको दिफू दर्रा है दोस्तों, दिफू दर्रा याद आ गया तो बताता हूँ। एक दिफू दर्रा है, एक बोमडिला दर्रा है, बोमडिला दर्रा है, और ये दोनों दर्रे दोस्तों आपके, और एक यांगयाप दर्रा है, यांगयाप दर्रा। और दोस्तों जो यहाँ पर यांगयाप दर्रा है, इससे भारत में ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये किस दर्रे के साथ भारत में प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रे के साथ। और यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा और बोमडिल दर्रा, ये तीनों आपके अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर? आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो अलग अलग क्वेश्चन आपसे, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है कि भारत के किस राज्य में बाड़ा लाचा दर्रा पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के किस राज्य में दिफू दर्रा पाया जाता है, भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा पाया जाता है, या फिर भारत के किस राज्य में यांगयाप दर्रा पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश ही लगाएंगे। और क्वेश्चन ले कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के साथ प्रवेश करती है, तो यांगयाप दर्रे के साथ। और अगर सतलज नदी पूछ ले तो आपको मैंने बताया कि शिवकिला दर्रे के साथ। तो इस प्रकार के पॉइंट्स को आपको इंपॉर्टेंट करके नोट करके चलना है। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, इकोनॉमी से। ये हम 10 क्वेश्चन हम कराते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन का ऐसे पोस्टमार्टम कराते हैं। पोस्टमार्टम ऐसा कराते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आपको तैयार कर देते हैं। 10 क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रतिदिन मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चन तैयार करता हूँ। जो आपके दिमागदार स्टूडेंट है वो जो मैं अतिरिक्त चीज़ें यहाँ पर जैसे लिखा रहा हूँ उसको भी नोट करते चल रहा है और उसको भी याद करते चल रहा है। और जो उतना दिमागदार नहीं है सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन आप भी जान लीजिए कि जितने अतिरिक्त चीज़ें लिखाई जा रही हैं वहीं से भी क्वेश्चन परीक्षा बनेगा। मान लीजिए यहाँ से ना बना तो ये यहाँ पर जो लिख कर लाया हूँ यहाँ से बनेगा, लेकिन क्वेश्चन बनेगा जरूर हमारी सीरीज से ही। ठीक है, ये बात मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। जब तक आपका पेपर 4 अप्रैल से
आपका नहीं हो जाता तब तक मैं आपकी ये सीरीज़ जारी रखूँगा। तो एक दिन भी आपका ब्रेक नहीं होगा। अब कुछ आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए भले ही, बट मैं अपनी तरफ से एक दिन भी क्लास को रोकने का प्रयास नहीं करूँगा। इसलिए आप भी जुड़ जाइए चैनल पर। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने बनाया है किसके लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और इसकी अगर आप PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं कि इन सारे क्वेश्चन की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना कब जारी की गई। ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह जारी की गई। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2015 को, कब, 22 जनवरी 2015 को आपकी सुकन्या समृद्धि योजना जारी की गई थी। और 10 यहाँ पर ये क्या है योजना, तो अब चलिए देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ आपकी जो आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है उसका ही एक भाग है। और इसमें दोस्तों 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की के नाम जमा खाता खोला जा सकता है। इस पर 9.1% वार्षिक ब्याज अनुमान होगा। ठीक है दोस्तों, आपके अनुमान नहीं होगा, ये होना चाहिए था, अनुमान नहीं होना चाहिए था। तो जान लीजिए कि जो अगर क्वेश्चन पूछ लिए कि आपके सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, तो आपको समझना चाहिए कि 10 वर्ष से जो कम की महिलाएं मतलब लड़कियां हैं, उनका आप दोस्तों उनका जमा खाता खोला जा सकता है। और उनको कितने परसेंट की अगर पूछे कि ब्याज मिलेगी, तो 9.1% की 9.1% की ब्याज मिलेगी। और कितनी राशि उसमें जमा कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि न्यूनतम जमा राशि आपकी 1000 रुपये है। और अगर पूछ ले कि अधिकतम कितनी है, तो अधिकतर 1.5 लाख रुपये, अधिकतम आपकी 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछेगा, चाहे क्वेश्चन पूछ ले कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कितनी अधिकतम राशि जमा कर सकते हैं, तो आप पूछें 1.5 लाख, न्यूनतम पूछ ले तो 1000, या फिर अगर पूछ ले कितना परसेंट देगी सरकार, तो 9.1%। कब जारी की, तो 22 जनवरी 2015 को। कितने साल के बच्चे, तो 10 साल से कम। तो इतने से अब 4-5 फैक्ट नजर आती है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री, सबसे अधिक उम्र में आपके प्राइम मिनिस्टर बनने वाले कौन हैं, तो आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी जो देसाई थे, मोरारजी देसाई, ये सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने से। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री का आपके प्राप्त है राजीव गांधी के नाम, राजीव गांधी के नाम आपके है। और ये दोनों दोस्तों कितनी उम्र में बने थे, ये दोनों कितनी उम्र में आपके प्रधानमंत्री बने थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा अंतिम 17वां क्वेश्चन कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों जो मुझसे हो पाता है मैं अतिरिक्त में लिख कर खुद दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाया तो एक अतिरिक्त में लिख कर ले आया हूँ कि सबसे कम उम्र में PM कौन है, तो राजीव गांधी जी हैं। ऐसे में आपके बना के लिए रहता हूँ, जो अतिरिक्त यहाँ पर लिख देता हूँ उसको भी नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे साथ आप पढ़ने बैठे तो एक नोटबुक और एक पेन आपके बीच हाथ में होना चाहिए। ये नहीं कि आपके मन में चलिए पर देख लेता हूँ, PDF फाइल लेकर लिख लूँगा। आप एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठिए, जो अतिरिक्त चीज़ें यहाँ पर मैं स्वयं लिख रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिए। और बाद में अगर आपकी इच्छा हो तो PDF लेकर आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और जो अतिरिक्त चीज़ें उसमें दी गई हैं उसको नोट कर लीजिए। और जब आप एक बार पढ़ लीजिए उसको, तो उसको 3 से 4 घंटे के अंदर एक बार दोबारा से सिर्फ पढ़िए। याद का मतलब रटना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है। और उसके बाद आपके एक हफ्ते के अंदर एक हफ्ते में आपको एक बार बैठकर आपको पूरा दोहराना है। ठीक है, एक हफ्ते में आपको एक बार बैठकर पूरा दोहराना है। इस प्रकार से आपको दोहराएंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है आपके ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है दोस्तों, ट्रिटिकम एस्टिवम। देखिए यहाँ पर ट्रिटिकम एस्टिवम देख रहे हैं ना, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। अगर पूछ ले कि धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपके ओरिजा सटाइवा। क्या आपके ओरिजा सटाइवा आपके धान का वैज्ञानिक नाम है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कैनिस फैमिलियरिस है। क्या है आपके, कैनिस फैमिलियरिस है। और मक्खी का वैज्ञानिक नाम आपके मुस्का डोमेस्टिका है। दोस्तों क्या है, मुस्का डोमेस्टिका मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका है। ठीक है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बोस इंडिका है। समझ रहे हैं ना, इसी प्रकार से और भी है, मैं कभी आपको बता दूंगा। तो आपसे मैंने 2 क्वेश्चन आज आपसे पूछे हैं। आपसे पहले तो पूछा कि मोरारजी देसाई और राजीव गांधी जी ये कितने उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, दोनों को बताना है। और आपके अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है, ये भी आप लोगों को अवश्य ही बताना है। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा था, वो क्वेश्चन मुझे अब नहीं याद आ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं है। एक नया क्वेश्चन मैंने आपसे यहीं पर कहीं पर पूछा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, तो बात हटाइए। अब यहाँ पर आपको 2 का आंसर आपको देना ही देना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको ज्वाइन कर लेना है हमारे टेलीग्राम चैनल को। अगर आप इस वीडियो के आपकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप उस लिंक से ज्वाइन ना कर पाएँ तो हमारा ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पर देखिए 9580482638। इस पर हमको आप हाई लिख कर भेज दीजिएगा।
हाय लिख कर भेज दीजिएगा और किस पर्पज़ से आपने मैसेज किया है उसको लिख दीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक वहाँ पर शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप अवश्य ही जुड़ जाएंगे। तो आप यहाँ पर ऐसे कर देंगे तब हो जाएगा। अगर लिंक से ना जुड़े खुले तो अगर लिंक से खुल जाएगा सीधा ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों फॉलो कर सकते हैं हमें ट्विटर पर। हमारा ट्विटर का यूजर नेम है @exam_तक_official। क्या है? @exam_तक_official ये हमारा यूजर नेम है। लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से जाकर आप फॉलो कर लीजिए। और किसी प्रकार का विरोध प्रोटेस्ट वगैरह होता है तो हम वहाँ पर कंडक्ट कराते हैं, इसलिए ट्विटर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा यूजर नेम मतलब हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर हमसे आप बात कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर फॉरेस्ट गार्ड से तैयारी करना चाहते हैं अच्छी, मैं वहाँ पर प्रतिदिन का करंट अफेयर आपको देता हूँ। करंट अफेयर प्रतिदिन का प्रोवाइड करता हूँ आपके किसमें ग्रुप में, तो ग्रुप से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जितने भी छात्र दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के उनको बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक सुबह आपके 8 बजे आपकी ये क्लास आती है हिंदी के लिए। और हिंदी में हम चल रहे हैं प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार के लिए। तो वन रक्षक के फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस क्लास को भी ना छोड़ेंगे, ठीक है। इसकी भी लिंक मैं आपको मतलब कि जो मैंने लिंक दी इस वीडियो की प्लेलिस्ट उसको खोलेंगे तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप हिंदी की भी क्लास कीजिए। और आपके जानते हैं कि हिंदी में 80 क्वेश्चन आने हैं, उसमें रचनाएँ और रचनाकार से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप इसको पूरा पढ़िए बढ़िया से। और क्या कीजिए दोस्तों, सुबह 8 बजे और 10 बजे पढ़िए जी की क्लास। तो 2 क्लास आपको करना है, सुबह 8 बजे हिंदी की, आपके सुबह 10 बजे आपकी जी के जीएस की। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कतई जहर सीरीज आपको कैसी लग रही है, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है आपको कि कतई जहर सीरीज कैसी है। तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की और कोई डिमांड हो और कोई दिक्कत किसी विषय में लग रहा होगा जीएस में, या फिर अगर कोई पर्टिकुलर विषय जीएस में या फिर हिंदी में किसी में कोई दिक्कत हो, कोई चैप्टर दिक्कत हो, तो कमेंट में बताइएगा। मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो अवश्य ही बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।